आप सभी का गैमेट स्टडी सेंटर में स्वागत है। इसके पहले हम सभी लोगों ने वर्णों के बारे में और शब्दों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया है। हमने देखा कि वर्ण क्या है, वर्ण के कितने भेद होते हैं, शब्द क्या है, शब्द के कितने प्रकार होते हैं। आज जिस विषय वस्तु का हम अध्ययन करेंगे वह है शब्द शक्ति। किसी भी वाक्य में शब्द और अर्थ का होना अति आवश्यक है। शब्द और अर्थ के बिना हम किसी वाक्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं। साहित्यकार अपने विचारों, अपने भावनाओं, अपनी अनुभूतियों, अपने कल्पनाओं को बाणी देने के लिए सार्थक शब्दों का इस्तेमाल करता है। विज्ञान का यह नियम है कि संसार का प्रत्येक कार्य किसी न किसी शक्ति के द्वारा संपन्न होती है। शक्ति वह क्षमता है जिसके कारण किसी कार्य को संपन्न किया जाता है। इसी नियम के अनुसार विश्व की समस्त भाषाओं में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वे शब्द अपने किसी न किसी अर्थ को अवश्य धारण करते हैं। शब्दों के अर्थ को बताने वाले कारण को या क्षमता को हम शक्ति कहते हैं कि शब्द के जिस व्यापार से इसके अर्थ का ज्ञान होता है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द के सार्थक अर्थ की प्रतीति जिस माध्यम से होता है वही शब्द शक्ति कहा जाता है। शब्द शक्ति की जो परिभाषा है कि वाक्य में प्रयुक्त सार्थक शब्द के अर्थबोधक व्यापार का मूल कारण शब्द शक्ति है। यहाँ पर शब्द शक्ति के लिए सार्थक शब्द का होना अति आवश्यक है। यदि निरर्थक शब्द होगा तो शब्द शक्ति नहीं हो सकती। सार्थक शब्द के अर्थबोधक यानी अर्थ का ज्ञान कराने वाले व्यापार यानी कारण जो है वही शब्द शक्ति है। शब्द के जिस शक्ति से अर्थ हमें पता चलता है उस शब्द शक्ति के मूलतः 3 प्रकार होते हैं। पहला है अभिधा शब्द शक्ति, दूसरा है लक्षणा शब्द शक्ति और तीसरा है व्यंजना शब्द शक्ति। इन शब्द शक्तियों के आधार पर 3 प्रकार के शब्द और 3 प्रकार के उनके अर्थ होते हैं। अभिधा शब्द शक्ति के आधार पर जो शब्द होता है उस शब्द को वाचक कहा जाता है और जो उस शब्द का अर्थ होता है उसे वाच्यार्थ कहा जाता है। लक्षणा शब्द शक्ति के आधार पर जो शब्द होता है उसे लक्षक कहा जाता है और जो उसका अर्थ होता है उसे लक्ष्यार्थ कहा जाता है। व्यंजना शब्द शक्ति के आधार पर जो शब्द होता है उसे व्यंजक शब्द कहा जाता है और जो अर्थ होता है उसे व्यंग्यार्थ कहा जाता है। अभिधा शब्द शक्ति क्या है? जो तीनों शब्द शक्तियां हैं उनमें अभिधा शब्द शक्ति का पहला स्थान है। अभिधा शब्द शक्ति वह शक्ति है जिससे मुख्य अर्थ का बोध होता है। जो मुख्य अर्थ अभिधा शब्द शक्ति से बोध होता है वह सांकेतिक होता है या उस शब्द का अर्थ पूर्व निश्चित होता है। अभिधा शब्द शक्ति से किसी शब्द का अर्थ का प्रथम ज्ञान हमें होता है, इसलिए इसे अग्रिमा शब्द शक्ति भी कहते हैं। वह शब्द
जो मुख्य अर्थ का बोध कराता है वह वाचक कहा जाता है, और वाचक जो शब्द है उससे निकलने वाला अर्थ वाच्यार्थ कहलाता है। जो अभिधा शब्द शक्ति है उस शब्द शक्ति से जो अर्थ निकलता है वह उसका मुख्य अर्थ होता है, या वह उसका सबसे सरलतम अर्थ होता है, या उस शब्द का सर्व प्रचलित अर्थ होता है, या उस शब्द का लोक में जो सर्व प्रचलन में अर्थ लिया जाता है वह अर्थ वाच्यार्थ होता है। हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से अभिधा शब्द शक्ति को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर 3 वाक्य लिए गए हैं। पहला वाक्य है कि मोती नटखट लड़का है। इसमें जो मोती शब्द है यह मोती वाचक शब्द है। इस मोती का जो वाच्यार्थ है वह व्यक्ति विशेष है। इस व्यक्ति विशेष के लिए मोती शब्द का प्रयोग किया गया है। हम अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा इस वाक्य में पता लगाते हैं कि इसका वाच्यार्थ व्यक्ति विशेष होगा, मोती एक लड़का है। दूसरे वाक्य में मोती महंगे हो गए हैं। इसमें जो मोती शब्द है यह भी वाचक शब्द है। इस वाक्य में यहाँ पर इस मोती का जो वाच्यार्थ है वह बहुमूल्य वस्तु के लिए है। मोती महंगे हो गए हैं। यहाँ पर मोती का जो अभिधा शक्ति प्रयोग की गई है और जिसके माध्यम से हम शब्द के अर्थ को प्राप्त करते हैं, बहुमूल्य धातु, वह अभिधा शक्ति है। तीसरा वाक्य है कि मोती भौंकता है। यहाँ पर भी मोती शब्द है और मोती शब्द यहाँ पर वाचक शब्द है। इस वाक्य में मोती का अर्थ पशु विशेष के संदर्भ में है, यानी कुत्ते के संदर्भ में कहा गया है। यहाँ पर जो वाचक शब्द मोती है इसका अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा हमें पता चलता है कि यह मोती पशु विशेष के लिए प्रयोग किया गया है। यह जो अभिधा शब्द शक्ति है जिसके द्वारा हम किसी शब्द के लोक प्रचलित, सर्वविदित, सामान्य अर्थ, सांकेतिक अर्थ, मुख्य अर्थ किसी शब्द का पता लगाते हैं, उस अभिधा शक्ति के मुख्यतया 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है कि रूढ़ अभिधा, दूसरा होता है यौगिक अभिधा और तीसरा होता है रूढ़ यौगिक अभिधा। हम जब शब्द का अध्ययन कर रहे थे तो हमने पढ़ा था कि रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिन शब्दों का अर्थ पूर्व निश्चित होता है और उस शब्द के खंड कर देने पर उसका अर्थ समाप्त हो जाता है। ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहे जाते हैं। तो यहाँ पर रूढ़ अभिधा का जो तात्पर्य है, रूढ़ अभिधा वह अभिधा शक्ति है जिस शक्ति के माध्यम से किसी वाचक शब्द का वाच्यार्थ पता लगाने के लिए उस शब्द का चिर प्रचलित मुख्य अर्थ निश्चित है, उसके अलावा उस शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है। ऐसे यहाँ पर बकरी शब्द है। बकरी शब्द एक निश्चित पशु विशेष के लिए रूढ़ हो गया है, इसलिए बकरी से जो हमें अर्थबोध होता है वह अर्थबोध जिस शब्द शक्ति के द्वारा होता है वह रूढ़ अभिधा शब्द शक्ति कही जाती है। इसी तरह से चीता पशु विशेष का अर्थ हमें प्रतीत होता है,
इसी तरह राम से हमें व्यक्ति विशेष का अर्थ द्योतन होता है। दूसरा है यौगिक अभिधा। हमने पढ़ा था कि यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो एक मूल शब्द और एक प्रत्यय या उपसर्ग से मिलकर बनते हैं या फिर दो शब्दों से मिलकर यौगिक शब्द बनते हैं। तो यहाँ पर यौगिक अभिधा शब्द शक्ति उसे कहा जाएगा जब कोई शब्द दो शब्दों के मेल से या एक मूल शब्द, एक उपसर्ग या एक मूल शब्द, एक प्रत्यय की योग से बना हो और उसका जो मुख्य अर्थ हो वह जिस शब्द शक्ति से पता लगे वह यौगिक अभिधा शब्द शक्ति कही जाती है। जैसे शब्द है सूर्योदय। सूर्योदय जो शब्द है यह सूर्य प्लस उदय से मिलकर बना है। सूर्य प्लस उदय, सूर्य उदय का अर्थ हुआ सूर्य उदित हुआ यानी सूर्योदय। तो यहाँ पर सूर्य और उदय मिल करके सूर्योदय बना, जो एक समय विशेष का द्योतक है जब सूर्य निकलता है। तो यहाँ जो अर्थ की प्रतीत यौगिक शब्द के द्वारा हो रही है, इस अर्थ की प्रतीत होने में जिस शक्ति का इस्तेमाल किया जाता है उसे यौगिक अभिधा कहा जाता है। तीसरा है रूढ़ यौगिक अभिधा। रूढ़ यौगिक अभिधा क्या है? हमने रूढ़ यौगिक शब्द के बारे में पढ़ा था कि वे शब्द रूढ़ यौगिक शब्द कहलाते हैं जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष के लिए वो निश्चित हो जाते हैं, रूढ़ हो जाते हैं। उन्हें रूढ़ यौगिक शब्द कहते हैं। इसी तरह यहाँ पर रूढ़ यौगिक अभिधा वह शब्द शक्ति कहलाती है जो रूढ़ यौगिक शब्दों के अर्थ को प्रतीत कराती है, वह रूढ़ यौगिक अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। एक शब्द यहाँ है लंबोदर। लंबोदर जो शब्द है इसका अर्थ होता है लंबा हो जिसका उदर। तो अभिधार्थ इसका प्रतीत करा रहा है कि लंबा हो जिसका उदर, वे सभी लोग लंबोदर कहे जाएंगे। लेकिन यहाँ पर लंबोदर रूढ़ हो गया है, निश्चित हो गया है भगवान गणेश के लिए। इसलिए यहाँ पर जो यौगिक शब्द है, जिस शब्द शक्ति के द्वारा इसका हमें अर्थ पता लग रहा है, वह रूढ़ यौगिक अभिधा शब्द शक्ति कही जाती है। इसी तरह से शब्द है पंकज। पंकज शब्द में पंक और ज मिल करके पंकज बना है। पंक का अर्थ कीचड़ होता है और जा का अर्थ जो होता है वह उत्पन्न होना होता है। तो कीचड़ से जितनी भी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं सभी पंकज हैं, किंतु यहाँ पर यह पंकज कमल के लिए रूढ़ या निश्चित हो गया है। तो यहाँ पर पंकज रूढ़ यौगिक शब्द है। तो रूढ़ यौगिक जो शब्द है, जिस शब्द शक्ति के द्वारा उसका रूढ़ यौगिक अर्थ या निश्चित अर्थ प्रतीत होता है, वह शब्द शक्ति रूढ़ यौगिक अभिधा शब्द शक्ति कही जाती है। दूसरी शब्द शक्ति जो है वह है लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जब हमें किसी भी शब्द के मुख्य अर्थ बोध ना हो
तो हमें उसके अतिरिक्त अन्य अर्थ की आवश्यकता पड़ती है। तो लक्षणा शब्द शक्ति में वाक्य में प्रयुक्त किसी भी शब्द का जब मुख्यार्थ या वाच्यार्थ यानी निश्चित अर्थ या उसका मूल अर्थ ग्रहण करने में बाधा उत्पन्न हो, रुकावट उत्पन्न हो, या फिर व्याकरण कोश में उसके जितने भी अभिधार्थ या सामान्य अर्थ दिए गए हैं उससे अलग अर्थ हमें ग्रहण करने की, प्राप्त करने की आवश्यकता महसूस हो, तो वहाँ जिस शब्द शक्ति का प्रयोग किया जाता है वह होता है लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा लक्षण के आधार पर हम जब अर्थ की प्रतीत करते हैं, अर्थ का बोध करते हैं, अर्थ का ज्ञान करते हैं, तब लक्षणा शब्द शक्ति होता है। यह लक्षणा शब्द शक्ति जो है, इसको हम कैसे पता करते हैं? इसके लिए हमें लक्ष्यार्थ जो होता है वह हम या तो रूढ़ के द्वारा पता करें, पूर्व निश्चित अर्थ के द्वारा पता करें, या फिर प्रयोजन या उद्देश्य के द्वारा पता करें। लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा है कि मुख्यार्थ में यानी मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न होने पर, रुकावट पैदा होने पर रूढ़ या प्रयोजन से यानी पूर्व निश्चित अर्थ या किसी विशेष उद्देश्य से संबंधित अर्थ यानी मुख्यार्थ से संबंधित अन्य अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। परिभाषा है कि मुख्य अर्थ में बाधा, रुकावट उत्पन्न होने पर रूढ़, परंपरा या निश्चित अर्थ या फिर प्रयोजन, उद्देश्य से मुख्यार्थ से संबंधित यानी उसमें मुख्य अर्थ तो रहेगा ही और उससे संबंधित अन्य बोध यानी अन्य अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहा जाता है। तो लक्षणा शब्द शक्ति में तीन बातों का होना अति आवश्यक है। पहला, वाच्यार्थ या अभिधेयार्थ में बाधा। जो वाचक शब्द है उसका जो अर्थ होता है वाच्यार्थ या जो उसका निश्चित अर्थ है, जो उसका मूल अर्थ है, उसमें हमें रुकावट महसूस होती है। जैसे एक वाक्य है कि किसी व्यक्ति को हम उल्लू कह दें कि वह उल्लू है, तो यहाँ पर उल्लू शब्द कहने से हमें वाक्य का मूल अर्थ बोध नहीं होता है। तो अगर हमें वाक्य का मूल अर्थ नहीं बोध हो रहा है तो हमें अभिधा के अलावा किसी अन्य शब्द शक्ति का प्रयोग करना होगा। जिस शब्द शक्ति का हम प्रयोग करेंगे वह होगा लक्षणा शब्द शक्ति। और इस वाक्य में या इस उल्लू शब्द से जो भिन्नार्थ निकलेगा वह उसके वाच्यार्थ यानी अभिधा से संबंधित होना चाहिए। अभिधा से उसका विच्छेद नहीं होना चाहिए, अभिधा से वह अर्थ जुड़ा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वह अभिधा से बिल्कुल अलग हो जाए। जैसे उल्लू शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया है और उल्लू मूर्ख के लिए प्रयोग होता है। सामान्यतया उल्लू को मूर्ख भी माना जाता है और यहाँ पर उल्लू शब्द मूर्ख मनुष्य के लिए प्रयोग किया गया है। यहाँ पर भिन्नार्थ वाच्यार्थ से संबंधित है। तीसरी बात जो कही जाती है लक्षणा शब्द शक्ति की पहचान करने के लिए, वह जो भिन्न अर्थ हम ग्रहण करते हैं
वह रूढ़ि से प्राप्त हो या फिर किसी विशेष प्रयोजन या किसी उद्देश्य पहला निश्चित हो उसके लिए, परंपरागत हो उसका अर्थ, या फिर किसी विशेष प्रयोजन से हम उसके अर्थ को ग्रहण करें। इस तरह लक्षणा शब्द शक्ति में तीन बातों का होना आवश्यक है कि जब मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न हो और बाधा उत्पन्न होने के बाद हम जो अर्थ ग्रहण करें वह अर्थ उस अभिधा उस वाच्यार्थ से संबंधित भी होना चाहिए और जो हम अभिधार से भिन्न अर्थ ग्रहण कर रहे हैं वह उस शब्द से संबंधित भी होना चाहिए। जैसे नित्य कर्म शब्द है, इसको एक रूढ़ि के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है। गधा, गधा शब्द हम विशेष प्रयोजन के लिए करते हैं, जैसे हमें किसी को मूर्ख कहना हो तो हम उसे गधा कह देते हैं। इन वाक्यों के प्रयोग से हम लक्षणा शब्द शक्ति को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। वाक्य है कि वह चौकन्ना हो गया। यहां पर इस वाक्य में जो लक्षक शब्द है वह कौन है? चौकन्ना है। और यह चौकन्ना शब्द का जो लक्षार्थ है वह हो गया सावधान हो जाना, अपने बचने का उपाय सोच लेना, यह इसका लक्षार्थ है। यहाँ पर चौकन्ना का जो अभिधा अर्थ है वह है चौकन्ना का चार कानों वाला। चौकन्ना, वह चौकन्ना हो गया। तो अगर हम इसका अर्थ कहते हैं कि वह चार कानों वाला हो गया, तो चार कानों वाला तो मनुष्य होता नहीं, तो यहाँ हमको एक अलग अर्थ प्राप्त करना होगा। तो वह अर्थ होगा सावधान हो गया, सजग हो गया। यह सावधान सजग चौकन्ना से संबंधित है। तो इस चौकन्ना शब्द में जिस शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है वह है लक्षणा शब्द शक्ति। वह गधा है। गधा में जो लक्षक शब्द है वह गधा है और गधा का जो लक्षार्थ है वह मूर्ख के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो वह गधा है। इस वाक्य में गधा शब्द जो है यह मूर्ख व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है। सामान्यतया गधा भी मूर्ख होता है। यहाँ पर गधा शब्द कहने से मुख्य जो अर्थ गधा है उससे निकला हुआ अर्थ जो मूर्ख है वह गधा से संबंधित है। इसलिए यहाँ पर लक्षण के आधार पर यहाँ पर जो शब्द शक्ति होगी वह लक्षणा शब्द शक्ति होगी। तीसरा वाक्य है कि सारा घर मेला देखने गया है। यहाँ पर सारा घर, संपूर्ण घर, घर तो उठ करके मेला देखने जाएगा नहीं। अगर हम अभिधार्थ लेते हैं तो होगा कि घर उठ करके मेला देखने गया है, तो मुख्य अर्थ में यहाँ बाधा उत्पन्न हो रही है। यहाँ सारा घर का जो लक्षार्थ होगा वह होगा घर में रहने वाले सभी लोग जो घर से भी संबंधित हैं, गए हैं मेला देखने। तो इस वाक्य में सारा घर से जो लक्षार्थ परिवार के सभी लोग निकल रहा है वह सारा घर से संबंधित है। और यह अर्थ बोध कराने में जिस शब्द शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है वह है लक्षणा शब्द शक्ति। तीसरा शब्द है कि हीरा का पुत्र तो ऊंट हो गया है। पुत्र तो ऊंट होगा नहीं, ऊंट एक जानवर विशेष का नाम है, किंतु यहाँ ऊंट का जो लक्षण होता है वह बड़ा लंबा होता है, ऊंचा होता है। तो यहाँ पर हम लक्षण के आधार पर जो लक्षक शब्द है ऊंट, लक्षण के आधार पर हम लक्षार्थ यानी अधिक लंबा हम यहाँ अर्थ लेते हैं। तो वाक्य में जो ऊंट लक्षक शब्द है
जिस शब्द शक्ति से हम अधिक लंबा का अर्थ ग्रहण करते हैं वह शब्द शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। जैसे कमल नयन, यहाँ पर कमल की सुंदरता और आँखों की सुंदरता समान गुण आधार पर किया गया है, इसलिए यहाँ पर गौड़ी लक्षणा होगा। गौड़ी लक्षणा के दो भाग होते हैं, पहला सरोपा लक्षणा, दूसरा साध्यवसाना लक्षणा। सरोपा जब उपमेय पर उपमान का आरोप हो, उपमेय जिसकी उपमा दी जाए, उपमान जिससे उपमा दी जाए का आरोप हो, तो वहाँ पर सरोपा लक्षणा शब्द शक्ति होती है। उपमेय में उपमान का आरोप होने से जो लक्षार्थ प्रतीत हो वहाँ पर सरोपा लक्षणा होता है। जैसे राम कुल भूषण हैं, तो राम कुल भूषण है, यहाँ राम पर भूषण का आरोप है, तो यहाँ पर सरोपा लक्षणा होगा। अध्यवसाना लक्षणा जो होता है, इसमें है जो उपमेय है उसका उल्लेख शब्दों के द्वारा नहीं होता। जैसे उदाहरण है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, यहाँ लातों के भूत दुष्ट व्यक्तियों के लिए किया गया है, किंतु यहाँ पर उसका उल्लेख अलग से नहीं किया गया है। यहाँ लातों के भूत उपमान है, इस उपमान में उपमेय दुष्ट व्यक्ति समाहित हैं, इसलिए इसे साध्यवसाना लक्षणा कहा जाएगा। यानी साध्यवसाना लक्षणा में जो विषय होता है, जो उपमेय होता है, वह लुप्त होता है, केवल उपमान होता है, और उपमान में ही विषय या उपमेय निहित होता है। जब इस तरह का कोई वाक्य हो तो वहाँ पर साध्यवसाना लक्षणा शब्द शक्ति होती है। दूसरा जो लक्षणा का प्रकार है शुद्धा लक्षणा। शुद्धा लक्षणा के अंतर्गत जहाँ मुख्य अर्थ यानी अभिधा और लक्ष्यार्थ यानी लक्षक लक्षणा में कोई समानता नहीं हो, यानी सादृश्य से अलग संबंध हो, तो वहाँ पर शुद्धा लक्षणा होता है। जैसे वाक्य है कि सवारियाँ बैठ जाएं, यहाँ सवारियाँ का अर्थ सवार होने वाले किसी व्यक्ति से नहीं है, बल्कि यहाँ पर सवारियाँ का अर्थ सवार होने वाले लोगों से है। यहाँ पर मुख्यार्थ और लक्षार्थ दोनों में समानता नहीं है, इसलिए यहाँ पर शुद्धा लक्षणा है। शुद्धा लक्षणा दो प्रकार के होते हैं, पहला उपादान लक्षणा, दूसरा लक्षण लक्षणा। उपादान लक्षणा के अंतर्गत मुख्यार्थ तो बना रहता है और अपने कार्य पूर्ति के लिए वह किसी अन्य अर्थ को प्राप्त कर लेता है, तो उसे उपादान लक्षणा कहा जाता है। जैसे द्वार रखाना, द्वार रखाने का अर्थ केवल दरवाजे पर बैठा रहना ही नहीं है, बल्कि यह अपने में अन्य अर्थ को, जैसे पूरे घर को, उसके आसपास क्षेत्र को भी समाहित कर लेता है, तो यहाँ पर उपादान लक्षणा होता है। दूसरा है लक्षण लक्षणा, जहाँ लक्षार्थ को व्यक्त करने में मुख्य अर्थ लुप्त हो जाए या छिप जाए। लक्षार्थ को व्यक्त करने में मुख्य अर्थ को पता ही नहीं चले। जैसे लाइन है कि काको मनु बांधन यह जूरा बांधन हारी, किसके मन को यह नहीं बांध देगी इसके जूरा बांधने की कला को देखकर। इसमें जो जूरा बांधने का मुख्यार्थ है यह लुप्त हो गया
और जूरा बांधने के क्रम में जो सौंदर्य बोध हो रहा है वह सामने आ गया, इसलिए यहाँ पर लक्षण लक्षणा हुआ। अब हम आते हैं व्यंजना शब्द शक्ति पर। तीसरी शब्द शक्ति जो है वह है व्यंजना शब्द शक्ति। जब किसी वाक्य में किसी शब्द का अर्थ बताने में अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति असमर्थ हो जाए, लक्षणा और अभिधा शब्द शक्ति से शब्द के वास्तविक अर्थ का ज्ञान ना हो, तब जिस शब्द शक्ति के द्वारा उस शब्द या वाक्य का प्रमुख अर्थ, मुख्य अर्थ ज्ञात होता है, उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहा जाता है। व्यंजना शब्द शक्ति के अंतर्गत जो शब्द होता है वह व्यंजक शब्द कहलाता है और शब्द का अर्थ जो होता है वह व्यंग्यार्थ कहा जाता है। जो व्यंजना शब्द शक्ति होती है उसका संबंध शब्द और अर्थ दोनों से होता है। व्यंजना का जो अर्थ होता है वह होता है विकसित करना, रहस्य खोलना, स्पष्ट करना, या फिर संदर्भ के आधार पर जो उसका अभिप्रेत अर्थ है, यानी जो उसका अर्थ पता चले, वही जो है व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। इसकी परिभाषा है कि किसी वाक्य या शब्द में छुपे हुए अन्य अर्थ को जिस शब्द शक्ति के द्वारा पता किया जाता है, ज्ञात किया जाता है, वह शब्द शक्ति व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। वाक्य के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। वाक्य है कि मुर्गे ने बाग दी। यहाँ पर जो व्यंजक वाक्य है वह है मुर्गे का बाग देना। तो यहाँ पर मुर्गे के बाग देने से जो हम अर्थ, अभिधार्थ अर्थ पता करते हैं या महसूस करते हैं वह वास्तव में नहीं है। इसके लक्षक अर्थ को हम पता करते हैं या जानते हैं तो भी हमें नहीं पता लगता है। तो जब हम मुर्गे ने बाग दी का व्यंजक अर्थ, व्यंग्यार्थ पता करते हैं तो पता लगता है हमें कि मुर्गे ने बाग दी तो सुबह हो गई है, यानी मुख्य अर्थ यानी अभिधार्थ और लक्षण अर्थ यानी लक्षणार्थ के अलावा एक तीसरा अर्थ यहाँ प्रतीत होता है। इसलिए यहाँ पर जिस शब्द शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है वह व्यंजना शब्द शक्ति है। संध्या हो गई। संध्या हो गई यह वाक्य है। काल, समय और परिस्थिति के हिसाब से इसके अलग अलग अर्थ लगाए जा सकते हैं। संध्या का होना अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अर्थ का प्रतीत कराएगा। पुजारी के लिए संध्या हो गई है तो पूजन और वंदन का समय हो गया, और चरवाहे के लिए संध्या हो गई का व्यंजक अर्थ जो होगा, व्यंग्यार्थ जो होगा, वह होगा पशुओं को घर ले चलने का समय हो गया है। व्यंजना शब्द शक्ति के प्रकार। व्यंजना शब्द शक्ति के मूलतः दो प्रकार हैं। पहला है शाब्दी व्यंजना और दूसरा है आर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना के अंतर्गत जब शब्द शक्ति पूरी तरह शब्द पर निर्भर हो तो ऐसी शब्द शक्ति व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। जो शाब्दी व्यंजना में शब्द होते हैं वह एक साथ कई अर्थों को धारण करते हैं। यदि उस शब्द को वहाँ से हटा दिया जाए तो
उसका वह अर्थ नहीं लगाया जा सकता है जो अर्थ वास्तव में प्रतीत होना चाहिए। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यदि इस दोहे में हम पानी शब्द के स्थान पर जल शब्द का प्रयोग कर दें तो इस दोहे का अर्थ हम सही ढंग से नहीं पता कर सकते हैं। यहाँ पर जो पानी शब्द है, इस पानी शब्द के 3 अर्थ हैं, चमक, सम्मान और जल। तो यहाँ 2 जगह पानी शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर जो अर्थ व्यंजक होता है वह चमक, सम्मान और जल का होता है। तो शब्द के कारण, इस शब्द के कारण इसमें अर्थ व्यंजित हो रहा है, व्यंग्यार्थ हो रहा है। तो यहाँ पर शाब्दी व्यंजना है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। रहीम दास जी कहते हैं कि पानी की रक्षा करना चाहिए, क्योंकि बिना पानी के सब चीज़ें बेकार हैं। और यदि पानी चला गया तो ना तो मनुष्य के सम्मान की रक्षा हो सकेगी, ना तो मोती के चमक की रक्षा हो सकेगी। और चून का अर्थ आटा होता है। यदि आटे से पानी चला गया तो आटा भी बेकार हो जाएगा। तो यहाँ पानी के अर्थ से या पानी शब्द से जो इस दोहे में व्यंजन अर्थ हो रहा है वह शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति कहलाएगा। इस शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति के 2 प्रकार हैं। पहला है अभिधा मूलक शाब्दी व्यंजना और दूसरा है लक्षणा मूलक शाब्दी व्यंजना। तो हम आते हैं कि अभिधा मूलक शाब्दी व्यंजना पर। यहाँ पर इस अभिधा मूलक शाब्दी व्यंजना के अंतर्गत जो व्यंजना शक्ति होती है वह अभिधा पर अवलंबित होती है, मुख्यार्थ पर आधारित होती है। इसलिए यहाँ पर अभिधा शाब्दी व्यंजना है। चिर जियो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा, वे हलधर के वीर। यहाँ पर जो अभिधार्थ है, जो यहाँ पर अर्थ, मुख्य अर्थ बोधन हो रहा है, मुख्य अर्थ का ज्ञान हो रहा है, यहाँ पर वृषभानुजा और हलधर 2 शब्द प्रयोग किए गए हैं। यहाँ पर वृषभानुजा का जो अर्थ व्यंजक होगा वह होगा राधा। वृषभानुजा का अर्थ है वृषभानु की पुत्री यानी राधा, और हलधर के वीर का जो अर्थ होगा वह होगा श्री कृष्ण। यदि हम इसके अभिधेयार्थ श्री कृष्ण या राधा के जगह पर कोई अन्य अर्थ ले लें तो वृषभानुजा का अर्थ गाय होता है और हलधर का अर्थ बैल होता है। यदि हम यह अर्थ ले लेंगे तो यहाँ पर इसका व्यंजक अर्थ का बोध नहीं होगा। तो यहाँ पर जो शब्द शक्ति अभिधा पर, मुख्य अर्थ पर आधारित होती है वह व्यंजना शब्द शक्ति कही जाती है। अगला है लक्षणा शाब्दी व्यंजना। लाक्षणिक शब्द पर आधारित यानी लक्षण प्रकट करने वाले शब्द पर आधारित व्यंजना शक्ति लक्षणा मूलक शब्द शक्ति कहलाती है। जैसे फली सकल मन कामना, लूट्यो अगणित चैन, आज अचय हरि रूप सखी, भय प्रफुल्लित नयन। लक्षणा मूलक शाब्दी व्यंजना में लक्षण के आधार पर
अर्थ व्यंजित होता है, अर्थ निकलता है। तो यहाँ पर फली का अर्थ पूर्ण हुआ, लूट्यो का अर्थ प्राप्त हुआ और अंचय का अर्थ होता है देखा। यहाँ ये जो 3 लाक्षणिक शब्द प्रयोग किए गए हैं, फली, लूट्यो और अंचय, इसके द्वारा जो शब्द लक्षण के आधार पर व्यंजित होते हैं वह अर्थ होता है कि नायिका की सभी अपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण हो गई, लूट्यो अगणित चैन, उसको अत्यधिक आनंद प्राप्त हुआ, क्योंकि हे सखी आज मैंने अपने प्रियतम का दर्शन प्राप्त किया। जो व्यंजना शब्द शक्ति है उसकी जो दूसरा प्रकार है वह है आर्थी व्यंजना। जब शब्द शक्ति पूरी तरह अर्थ पर आश्रित हो जाए, अर्थ पर निर्भर हो जाए, तो वहाँ पर आर्थी शब्द शक्ति व्यंजना कही जाती है। ये आर्थी शब्द शक्ति जो व्यंजना होती है वह एकार्थी होता है, शाब्दी अनेकार्थी होता है, लेकिन यहाँ पर जो आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति है उसके केवल एक अर्थ होता है। उदाहरण है कि निरखी सेज रंग रंग भरी, लगी उसासय लैन, कछु न चैन चित्त में रहो, चढ़त चांदनी रैन। इसके अर्थ के कारण व्यंगार्थ है, इसलिए यहाँ पर आर्थी व्यंजना है। नायिका अपने सेज को पूरी तरह से सजी हुई चांदनी रात में देखकर तेज गति से सांस लेने लगती है, उसे अत्यधिक पीड़ा होती है, क्योंकि नायक उसके पास नहीं है। यहाँ पर जो अर्थ व्यंजित हो रहा है वह नायक की निष्ठुरता का अर्थ व्यंजित हो रहा है, इसलिए इस दोहे में आर्थी व्यंजना है। अब हम संक्षेप में समझ लेते हैं कि व्यंजना, लक्षणा और अभिधा तीनों शब्द शक्तियों के बारे में। जो 3 शब्द शक्तियां हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, उदाहरण के माध्यम से हम देखें कि यदि कहा जाए कि तुम्हारा पुत्र मूर्ख है, तो इससे जिस अर्थ की प्रतीत हो रही है उसका मुख्यार्थ, चिर प्रचलित अर्थ, अभिधा अर्थ जिस शब्द शक्ति के द्वारा हमें महसूस हो रहा है, हम प्राप्त करते हैं, वह अभिधा शब्द शक्ति है। जब कहा जाता है कि तुम्हारा पुत्र गधा है, तो यहाँ पर गधा में लक्षणा शब्द शक्ति है। गधा कहने से इसमें मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न हो रही है, किंतु गधा का जो अभिधार्थ है उससे संबंधित जो अन्य अर्थ है वह इसमें जुड़ा हुआ है, इसलिए दूसरे वाक्य में लक्षणा शब्द शक्ति है। तीसरा शब्द है कि तुम्हारा पुत्र बृहस्पति का अवतार है, तो यहाँ पर जो वाक्य है इससे कहा जा रहा है कि तुम्हारा पुत्र मूर्ख है। तो एक तीसरा अर्थ, न तो वह अभिधा से संबंधित है, ना ही वह लक्षणा से संबंधित है, बल्कि एक तीसरा अर्थ व्यंजना के आधार पर लिया जा रहा है, इसलिए इस वाक्य में व्यंजना शब्द शक्ति है। इस तरह से हमने शब्द शक्ति और उसके प्रकारों के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।